नमस्कार, मैं नुपुर जारोली जैन आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान मौसम की परवाह किए बिना सभी के लिए अनाज उगाते हैं, जो कि हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। यही किसान हमारे देश की अर्थव्यवस्था का निर्माण भी करते हैं और अगर वही गरीब होंगे तो देश की प्रगति नहीं हो सकती। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सारी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। कहते हैं सफलता के लिए परंपरागत रास्तों को छोड़ कुछ अलग राहों पर चलना पड़ता है और ये कहावत लखनऊ जिला मधुबनी के निवासी राजीव कुमार पर एकदम फिट बैठती है। एक आम किसान परिवार में पैदा हुए इस युवा पर जब खेती किसानी का भार आया तो जल्द ही वे गेहूं, धान जैसी पारंपरिक फसलों को छोड़कर कुछ नया करने की ठानी। फिर इन्होंने केले की बागवानी करना शुरू किया। आज वह केले की बागवानी से अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं राजीव की सफलता की कहानी। परंपरागत फसलों के बजाय केले की खेती कर जिला मधुबनी के गांव लखनऊ के युवा किसान राजीव कुमार ज्यादा लाभ कमा रहे हैं। राजीव कुमार के अनुसार धान और अन्य की खेती करने के बजाय केले की खेती करना ज्यादा लाभदायक है। इन्होंने अपने 6 कट्ठे खेत में केले की G9 किस्म की खेती की है, जिससे इन्हें अच्छा मुनाफा हो रहा है। और मैंने यहाँ पे केले का 600 प्लांट लगाया था 6 कट्ठा में। और मैं पहला किसान हूँ कि इस पंचायत में या इस प्रखंड में मैंने केले का पौधा लगाया है। और जो मैंने अनुमान लगाया था जो केले की खेती में जो इतना पैदावार होना चाहिए उससे मुझे अच्छा ही फायदा मिला और कम लागत भी और कम मेहनत में भी, जो कि आज आप लोगों के सामने आप दिख भी रहा है यहाँ पे रहा है। और मैंने ये केला का पौधा पिछले साल अक्टूबर में मुझे मिला था ब्लॉक के माध्यम से। मुझे अनुमान था कि ये छठ फाब तक कम से कम ये 100 प्लांट का जो ये केला है ये पूरा मैच्योर हो जाएगा और मुझे अच्छी आमदनी मिलेगी। किसान राजीव कुमार ने 6 कट्ठे खेत में केले की फसल लगाई हुई है। इन्होंने केले के G9 किस्म के हाइब्रिड पिछले वर्ष अक्टूबर माह में लगाए थे, जो कि इन्हें कृषि विभाग के कम दाम में प्राप्त हुए थे। इन्होंने करीब 600 केले के पौधों की रोपाई की है, जिसमें करीब 13,000 रुपए खर्च आया है। किसान राजीव ने बताया कि पौधों की रोपाई के 7 से 8 महीने के बाद फूल आना शुरू हो जाते हैं और 1 साल में फसल पूरी तरह से तैयार हो जाती है। पौधे में फल लगने के बाद 6 कट्ठा खेत से 1,20,000 रुपए से अधिक का मुनाफा किसान को हो जाता है। तो जब ये छठ पर्व आया तो हमने 100 घौर मुझे पूरा तैयार था और तो हमने उसको फिर काटा, हार्वेस्टिंग किया और हार्वेस्टिंग करने के बाद हमने उसको बेचा। तो क्योंकि ये जब हमने इसको बेचा तो यहाँ दूसरे जगह से भी केला आता है, ये गांव का है, खुद का जगह है, तो यहाँ का जो है सो मांग ज़्यादा होता है। क्योंकि ये जो लेने वाला देखता है कि नहीं ये लोकल का ही है, अच्छा दिखने में भी अच्छा लगता है क्योंकि ये G9 वैरायटी का केला है तो औरों से बिल्कुल अलग दिखता है। तो जब मुझे बेचने में कोई समस्या नहीं हुई, जहाँ तक मैं उसको दे नहीं पाया है। इतना ग्राहक आया कि मैं उसे दे नहीं पाया और एक केला पे मुझे छठ में 3 से 4 रुपया का फायदा हुआ है एक केला पे। तो लगभग एक घौर में 100 के एवरेज में के रहता है तो 300 से 400 रुपया मुझे, बल्कि बाहर से इतना केला इस बार बहुत ज़्यादा आया था, इसके बावजूद भी मुझे एक घौर पे 300 से 400 रुपया का फायदा हुआ। जो इसका ट्रेनिंग हमने भागलपुर यूनिवर्सिटी से BSDM के थ्रू लिया था और वहाँ से हम साइंटिस्ट लोगों के टच में रहते हैं। जो भी मुझे समस्या आती है वो लोग मुझे यहाँ पर निदान करते हैं। और मैंने यहाँ पे केले का 600 प्लांट लगाया था 6 कट्ठा में। तो उसी बीच में मैंने 1 मीटर के स्क्वायर में 1.5 मीटर के स्क्वायर में हमने इसको पौधा को लगाया था और 1 फीट स्क्वायर गड्ढे को खोद करके मैं वर्मी कंपोस्ट डाल के फिर हमने इसको केले को लगाया। फिर उसको टाइम पे हमने सिंचाई किया। जब 3 महीना का मेरा ये पौधा हो गया तो फिर इसमें हमने 100 ग्राम DAP या 50 ग्राम यूरिया और 50 ग्राम पोटास इसमें हमने डाला। उसका सिंचाई का बराबर ध्यान रखा। जब ये पौधा 6 महीना 7 महीना का हो गया तो फिर इसमें लीफ में कुछ इन्फेक्शन टाइप का, स्पॉट टाइप का दिखा।
तो उसके लिए हमने क्लोरोपाइरीफॉस का यूज किया और महीने में 1 बार किया। उसके बाद जब ये रेनी सीजन आया तो रेनी सीजन में इसको हमने सप्ताह में 1 बार स्प्रे किया और उसके बाद ये अच्छा से फिर इसका ग्रो होने लगा। उन्होंने बताया कि केला लंबी अवधि का पौधा है, इसलिए सिंचाई का उचित प्रबंध होना जरूरी है। केले के पौधे को कतार में लगाएं तथा लगाते समय हवा और सूर्य की रोशनी का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। रोपाई के 4 से 5 महीने बाद हर 2 से 3 माह में गुड़ाई करते रहें। पौधे तैयार होने लगे तो उस पर मिट्टी जरूर चढ़ाई जाए। और हमने सिंचाई का बराबर ध्यान रखा और जो खाद का है उसका भी हमने ध्यान रखा। फिर ये 7-8 महीने के बाद ये जो है बेबी प्लांट देना स्टार्ट हो गया। जब केले में मैच्योरिटी आई तो फिर हमने बेबी प्लांट को फिर काटना शुरू किया और एक प्लांट को हमने रखा ताकि वो अच्छे से ईल्ड दे सके। और बहुत मैं खुश हूँ इससे, आमदनी से बहुत अच्छा फायदा हुआ और इसमें कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, थोड़ा सिर्फ देख रेख करना है। इन्होंने बताया कि केले की बागवानी काफी आसान है, लेकिन समय समय पर खास देख रेख और सतत निगरानी करनी पड़ती है। राजीव बताते हैं कि जब पौधों में फल लगने लगते हैं तब पौधों को सहारा देना चाहिए, नहीं तो फलों के वजन से पौधों के गिरने का डर बना रहता है। साथ ही फसल में पौध सुरक्षा के उपायों को भी समय से अपनाना चाहिए। मैं अपने माध्यम से किसान भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं कि किसी के पास 10 बीघा या 15 बीघा जमीन हो तो वही कर सकता है। यदि किसी के पास कम जमीन है वो भी केले की खेती करके और अच्छा इनकम कमा सकते हैं। आपने जो परंपरागत खेती कर रहे हैं उसमें कुछ न कुछ भी बदलाव करने की जरूरत है और ये बदलाव करने की सबसे अच्छा समय है। आप केले के खेती करके आप ये बदलाव ला सकते हैं और ये बदलाव इसीलिए ज़रूरी है कि इसमें आप केले की खेती करके करंट इनकम है। अब ऐसा ये फसल ऐसा है कि आप ऐसा नहीं है कि आपको जब टाइम मिले तभी इसमें थोड़ा टाइम दे करके भी उससे अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की तरफ। प्रदेश के किसान अक्सर देशी पशुओं को ही पालते हैं, जिनकी दूध उत्पादन क्षमता काफी कम होती है। साथ ही इनमें प्रजनन संबंधी कई समस्याएं भी आती है। ऐसे में अगर किसान भाई इन दुधारू पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान करवाए तो न केवल उन्नत नस्ल के पशु प्राप्त होंगे, साथ ही दूध उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी होगी। इस बारे में जानकारी दे रहे हैं रांची पशु चिकित्सा महाविद्यालय जिला रांची के पशु चिकित्सक डॉक्टर आनंद कुमार। पशुपालन भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। इसमें मवेशी पालन एक मुख्य घटक है। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने का सर्वोत्तम उपाय नस्ल सुधार है, जिसे पशुपालन की आधुनिक तकनीक अपनाकर किया जा सकता है। इसमें कृत्रिम गर्भाधान भी शामिल है। तो पहले मैं किसान भाइयों को बताऊंगा कि कृत्रिम गर्भाधान क्या है। कृत्रिम गर्भाधान एक ऐसी विधि है जिसमें कि हम नर पशु द्वारा वीर्य को कृत्रिम विधि द्वारा एकत्रित करते हैं, उसको संसाधित करते हैं और प्रोसेस करते हैं। संसाधित प्रोसेस करके फिर उसको हम कृत्रिम विधि द्वारा ही मादा पशु के प्रजनन नली में डिपॉजिट कर देते हैं। कृत्रिम गर्भाधान कराने से पहले किसान भाइयों को जानवरों में गर्मी के लक्षण को जानना अति आवश्यक। जैसे गाय है, यदि गाय गर्मी में आएगी तो वो दूध देना कम कर देती है, चारा दाना कम कर देती है, एक गाय दूसरे गाय के ऊपर चढ़ती है और जो गर्म गाय होती है वह चुपचाप शांत होकर खड़ी रहती है। उसके जो है पेशाब के रास्ते कुछ सफ़ेद लसलसा स्राव आता है और उसके वेजाइना में सूजन आ जाता है। तो ये तमाम लक्षण हैं जिसको किसान भाइयों को जानना चाहिए। अब मैं किसान भाइयों को बताऊंगा कि कृत्रिम गर्भाधान के क्या लाभ होते हैं। किसान भाई जो छोटे तबके के किसान भाई हैं, जो 1 या 2 पशुओं को पालते हैं, उनको सांड पालने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी बात यह है कि किसान भाइयों को रिकॉर्ड रखने में आसानी रखती है, क्योंकि जिस दिन वो कृत्रिम गर्भाधान कराएं और उस दिन को वो नोट कर लेते हैं तो उनको जो बच्चा देने का दिन का आसानी से पता लगाया जा सकता है। इस विधि में मादा को नर से सीधे नहीं मिलाया जाता है, बल्कि कृत्रिम विधि से गाय को गाभिन करा दिया जाता है। क्योंकि गर्भाधान के लिए 1 या 2 शुक्राणु ही काफी होते हैं, लिहाजा कृत्रिम विधि से निकाले गए वीर्य को पतला कर जरूरत के मुताबिक सैकड़ों मादाओं को गाभिन किया जा सकता है। यही नहीं, अत्यधिक दूध बढ़ाने की क्षमता रखने वाले सांडों के वीर्य से दुनिया के किसी भी हिस्से में मादाओं को
गाभिन करके उनकी संततियों में दूध की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। तरल नाइट्रोजन की मदद से वीर्य को -196 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जा सकता है। इसे कई सालों तक संभाल कर रखा जा सकता है। इसके अलावा कृत्रिम गर्भाधान से और भी फायदे हैं, जैसे कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो मादा से नर में और नर से मादा में फैलती है। कृत्रिम गर्भाधान विधि अपनाते हैं तो इन बीमारियों से बचा जा सकता है। इसके अलावा कृत्रिम गर्भाधान से हम कुछ ऐसे भी सांड होते हैं जो अच्छे नस्ल के हैं लेकिन वो बूढ़े हो गए हैं या वो जानवरों पे नहीं चढ़ सकते हैं, उनका पैर टूटा है, तो हम उसके भी वीर्य को निकाल के हम मादा पशु में डाल सकते हैं। इसके अलावा पाल दिलाने में भी आसानी रहती है, चोट नहीं लगता है। तो कृत्रिम गर्भाधान एक अच्छी तकनीक है और कृत्रिम गर्भाधान कराने का एक सही समय होता है। यदि जानवर गर्म होती है और सुबह में गर्मी में आती है तो शाम को कराएं, और शाम को गर्मी में आती है तो अगले दिन सुबह ही कृत्रिम गर्भाधान कराएं। और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कभी कभी 36 घंटे 40 घंटे तक गर्म रहते हैं तो उनको 12 घंटे के अंतराल पे कम से कम 2 बार जो है कृत्रिम गर्भाधान कराएं। और कृत्रिम गर्भाधान कराने के बाद किसान भाइयों को ध्यान देना चाहिए कि जानवरों को शांत वातावरण में रखें, कुछ देर तक उसको चलने फिरने न दें, उसको जो है अच्छा भोजन दे, थोड़ा एपेटाइजर टाइप का भोजन दे जो आसानी से सुपाच्य हो, और कम से कम आधे घंटे तक उसको छायादार जगह पर रखें। वीर्य सेचन के बाद जल्दी ही गर्भ परीक्षण आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। गाय व भैंस की परीक्षा कुछ लक्षणों को देखकर ही की जाती है। परंपरागत विधियों में मादा को देखकर गर्भ का अनुमान लगाना, पेट थपथपाना, प्रजनन अभिलेख, वीर्य सेचन के बाद मद में न आना आदि शामिल है। पशुपालक को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि पशु को समय से गर्भ धारण कराएं। ब्याने के बाद 2 से 3 महीने के अंदर दोबारा पशु गाभिन हो जाए और बच्चा देने का अंतर 12 से 13 महीने से ज्यादा न हो। ये तभी संभव है जब गाय भैंस को भरपूर संतुलित आहार मिले और उनकी प्रबंधन व्यवस्था अच्छी हो। गाय भैंस के ब्याने से 2 महीने पहले उसका दूध सुखा देना चाहिए। दूध सुखाने के लिए 15 से 20 दिन पहले से थनों से धीरे धीरे कम दूध निकालें। इस प्रकार से दूध सूख जाता है। इन 2 महीनों में पशु को पौष्टिक दाना मिश्रण देना चाहिए। इस अवस्था में जितनी अच्छी देखरेख होगी उतना ही ब्याने के बाद अच्छा दूध उत्पादन लंबे समय तक प्राप्त होगा। और जो किसान भाई दूर दराज इलाके में रहते हैं जिनको कि आसानी से कृत्रिम गर्भाधान का लाभ नहीं मिल पा रहा है तो वह अपने निकट के पशु चिकित्सा केंद्र पे संपर्क करें और प्रयास करें कि वो पशु चिकित्सक को ही बुला के गर्भाधान कराएं। तो किसान भाई यदि इन सब सारे बातों को ध्यान में रखते हैं तो पशुओं में गर्भित होने का दर बढ़ा सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की तरफ। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। पूर्वानुमान की अवधि में उत्तर बिहार के जिलों में आसमान प्रायः साफ एवं मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। ऐसे में रबी मक्का की बुआई इस माह के अंत तक समाप्त करें। इसके लिए संकर किस्में शक्तिमान 1 सफेद, शक्तिमान 2 सफेद, शक्तिमान 3 पीला, शक्तिमान 4 पीला, शक्तिमान 5 पीला, गंगा 11 नारंगी पीला, राजेंद्र शंकर मक्का 1, राजेंद्र शंकर मक्का 2 एवं राजेंद्र शंकर मक्का दीप ज्वाला तथा संकुल किस्में देवकी सफेद, लक्ष्मी सफेद एवं सुआन पीला इस क्षेत्र के लिए अनुशंसित है। सिंचित एवं समयकालीन गेहूं की किस्मों की बुआई प्राथमिकता से करें। बुआई हेतु PBW 343, PBW 443, CBW 38, DBW 39, HD 2733, 2824, K 9107 किस्में उत्तर बिहार के लिए अनुशंसित है। बीज को बुआई से पहले 2.5 ग्राम बेबीस्टीन की दर से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। आलू की रुपाई प्राथमिकता से करें। कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी अशोका, कुफरी बादशाह, कुफरी ज्योति, कुफरी सिंदूरी, कुफरी अरुण, राजेंद्र आलू 1, राजेंद्र आलू 2 तथा राजेंद्र आलू 3 इस क्षेत्र के लिए अनुशंसित किस्में हैं। राई की पिछेती किस्में राजेंद्र अनुकूल, राजेंद्र सुफलाम एवं राजेंद्र राय पिछेती की बुआई इस माह के अंत तक कर ले। राई की फसल जो 20 से 25 दिनों की हो गई है उसमें निकौनी तथा बछनी करें। चना की बुआई के लिए उपयुक्त तो समय चल रहा है। चना के लिए उन्नत किस्म पूसा 256, KPG 59 उदय, पंत जी 186 एवं पूसा 372 अनुशंसित है।
बीज को राइजोबिन कल्चर 5 पैकेट प्रति हेक्टेयर से उपचारित कर बुआई करें। छोटे दानों के किस्मों के लिए बीज दर 75 से 80 किलोग्राम एवं बड़े दानों के लिए 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा दूरी 30 से 10 सेंटीमीटर रखें। विगत माह बोई गई मटर, राजमा, लहसुन एवं सब्जियों वाली फसलें, बैगन, टमाटर, मिर्च, पत्ता गोभी एवं फूल गोभी में निकाय गुड़ाई तथा आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। बैगन, टमाटर एवं मिर्च की फसल में फल छेदक कीट की निगरानी करें। कचरा, कठुआ, पिल्लू से मक्का, मटर, मसूर एवं राजमा की फसलों की निगरानी करें। अधिक नुकसान होने पर क्लोरपायरिफॉस 20 EC दवा का 2.5 मिली प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। दुधारू पशुओं के रखरखाव एवं खानपान पर विशेष ध्यान दें। पशुओं को रात में खुले स्थान पर नहीं रखें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सोनपुरा, जिला भोजपुर के कृषक राम लखन चौकसे ने। यह हैप्पी सीडर यंत्र के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो राम लखन चौकसे जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। आजकल जो अभी सबसे ज़्यादा गंभीर जो समस्या चल रही है वो है पराली को जलाना। हमारे उत्तरी भारत में इसमें किसान भाई क्या कर रहे हैं, आजकल पराली को जला रहे हैं और इससे वायु प्रदूषण का जो स्तर है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो आज 600 से भी ऊपर पहुंच गया है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत घातक है। किसान से जब बात करते हैं, किसान बोलते हैं कि पराली को हम जलाएं नहीं तो क्या करें। तो इसी तकनीकी पर हम 6 साल से काम करने के बाद में ये निकाल कर लाए हैं कि आपको पराली जलाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास ऐसी तकनीकियां हैं जो क्लाइमेट स्मार्ट, जिसको तकनीकी कहते हैं, वो आप उसका प्रयोग करो और जिससे पराली को जलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ में आप अपनी जो भूमि है उसकी उर्वरक शक्ति भी काफ़ी बढ़ा सकते हो। एक ये ऐसी मशीन है, रोटरी ड्रिल का ये रूपांतरण किया गया है, जिसमें जो ब्लेड, जो आगे टाइम्स होती है, उसके फ्लेल्स लगी होती है, जो गेहूं की सीधी बिजाई करती है। साथ में पराली के छोटे टुकड़े करके गेहूं की दोनों पंक्तियों के बीच में पराली को फिट कर देती है, जिससे क्या होता है कि खेत को बहाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारे को सीधे धान को काटने के बाद में सीधे गेहूं की बिजाई कर सकते हैं। इससे फायदा ये होता है। हैप्पी सीडर फसल कटाई उपरांत काम आने वाला एक कृषि यंत्र है। इसकी उपयोगिता खासकर धान की कटाई के तुरंत बाद आती है। इस दौरान अगर आप गेहूं की बुआई करना चाहते हैं तो फिर आपको धान की पराली जलाने की जरूरत नहीं होती। इसमें आगे की ओर एक रोटिवेटर यूनिट लगा होता है, जिसकी सहायता से मिट्टी की पंक्ति में जुताई करके सीड बेड तैयार करने में मदद मिलती है। इसकी सहायता कम समय और कम लागत में गेहूं की आसानी से बुआई हो जाती है। इस यंत्र को चलाने के लिए 35 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर से लेकर 65 हॉर्स पावर तक के ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है। हैप्पी सीडर मशीन से बिजाई की तकनीक। हैप्पी सीडर मशीन एक तरफ धान की डंठलों के ऊपर भागों को काटकर हटाती है और साथ साथ कतारों में गेहूं की बुआई भी करती जाती है। साथ ही धान के शेष अवशेषों को खेतों में छोटे छोटे टुकड़े करके दबा देती है। इस तरह गेहूं की बुआई समय से होती है और धान के अवशेषों से खेत ढका होने से नमी बनी रहती है। बीजों का अंकुरण अच्छा होता है। आज विभिन्न कंपनियों के हैप्पी सीडर यंत्र उपलब्ध हैं। हैप्पी सीडर यंत्र खरीदने के लिए किसानों को शासन द्वारा अनुदान देय है। इसके लिए अपने नजदीकी कृषि विभाग में संपर्क करें। जो ये तकनीकी है हैप्पी सीडर वाली, इसके माध्यम से किसान पराली को सोइल की सतह पर रख सकता है। साथ ही साथ में किसान अपना 15 से 20% खर्चा बचा सकता है। मैं ये कहूँगा कि किसान लगभग 2 से 3 हज़ार रुपये पर एकड़ के हिसाब से खर्चा बचा सकता है। साथ ही साथ जो 15 से 20 दिन का जो समय मिलता है पराली संवारने का, इस मशीन के द्वारा पराली को बिना आग लगाए किसान अपने खेत में ही रखकर गेहूं की बिजाई कर सकता है, जिससे उसे जो पानी लगाते हैं हम धान के काटने के बाद में, वो पानी लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है।
ये मशीन जो है किसानों के लिए एक रामबाण साबित हो रही है। इस मशीन से यदि जिसने गेहूं की बिजाई कर ली है उसके खेत की ताकत इतनी बढ़ गई है कि 15 से 20% की उपज है उन्होंने बढ़ा ली है। वो सिर्फ गेहूं में ही नहीं बढ़ाई है, उनकी खेत की जो है इतनी क्षमता बढ़ गई है कि वो जीरी के समय जो धान है उसमें भी उन्होंने 2 से 3 क्विंटल का इजाफा किया है। तो मैं सभी किसान भाइयों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मशीन के द्वारा यदि एक बार आप लगाओगे तो अपने आप आपको ये मशीन अपनी तरफ खींच के लेके आएगी। गेहूं बीजने की मशीन हैप्पी सीडर गेहूं की खेती के तरीके में बदलाव का क्रांतिकारी कदम है। हैप्पी सीडर से बुआई करने के फायदे: पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ती, खेत को तैयार नहीं करना पड़ता, खेत को पलेवा नहीं करना पड़ता, एक साथ खाद बीजों की बुआई, कम समय में आसानी से बुआई, खरपतवारों की कम समस्या, सिंचाई जल की बचत, लागत कम लगता है, पैदावार अच्छी मिलती है, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। पर्यावरण के साथ साथ में खेत की उपज है, उपजाऊ क्षमता है वो भी बढ़ती रहेगी, साथ साथ में उत्पादन। तो इसीलिए हैप्पी सीडर नाम दिया गया है ताकि ये किसान को भी हैप्पी रख सके, हमारे वातावरण है उसको भी हैप्पी रख सके, हमारे किसान की जेब में जो है उसका इजाफा है वो हमारे किसान भाई कर सके। पिछले साल जिस किसान ने यदि 2 से 3 एकड़ की है वो किसान आज पूरे के पूरे जिसके पास उतनी जितनी ज़मीन है उस सारी पर ये इस मशीन के द्वारा कर रहे हैं। तो इसका रुझान पिछले 1-2 सालों की बजाय पिछले 3-4 सालों में इसका काफ़ी रुझान बढ़ा है, लोग आकर्षित हुए हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। खरगोश पालन से कमाए कम लागत में अधिक मुनाफा। फूल गोभी की फसल में कीटों की रोकथाम के उपाय। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर भी संपर्क कर सकते हैं।